हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक इन माय चैनल बायो बाय विद्दू। है ना, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड यू कैन से प्रोसेसेस। हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, 4 लेक्चर जो है वो अपलोड भी हो चुका है यूट्यूब पे। आज हमारा 5वां लेक्चर है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज़ वैष्णवी मिश्रा और मैं एक नीट एजुकेटर हूँ, एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हूँ बायोलॉजी की। है ना, मैंने कई साल तक बायोलॉजी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, अभी भी पढ़ा रही हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अरे अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, अच्छे रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं। यूट्यूब पे आने का मेरा मेन मकसद है कि मैं बायोलॉजी को बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा सकूं, अपने नॉलेज को बहुत सारे बच्चों तक स्प्रेड कर सकूं और बच्चों का बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 नीट में दिलवाने की कोशिश कर सकूं। अंडरस्टूड और नॉट। तो आज जो हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसका जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन। कि किस प्रकार से जो हमारा फॉरेन डीएनए है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो होस्ट के अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे। उस प्रोसेस को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को आज हम लोग देखने वाले हैं। जो लोग नए हैं वो लोग मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो आप देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ब्यूटीफुली कवर होने वाले हैं, समझ में आने वाला है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होगा ट्रांसफ़र किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, किसमें, होस्ट में। है ना, जैसे मान लो ये हमारा अगर होस्ट है तो इसमें हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, जिसके अंदर नया कॉम्बिनेशन है, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। है ना, क्योंकि हमने आपको टूल्स में बताया था कि आपको क्या क्या टूल्स चाहिए बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए। तो उसमें एक टूल जो है वो होस्ट भी था। है ना, क्योंकि होस्ट के अंदर ही तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कॉपीज़ बनेगी। इज इज क्लियर और नॉट। उसी के अंदर जीन एक्सप्रेशन होगा, जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करके प्रोडक्ट बनाएगी। तो होस्ट के अंदर कैसे एक्चुअली में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। होस्ट कौन हो सकता है, तो कोई भी एक होस्ट के जैसा काम कर सकता है। कोई प्रोकैरियोट, कोई यूकैरियोट। यूकैरियोट में जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल, कोई भी एज अ होस्ट काम कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चहीता होस्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होस्ट होता है, वो होता है इश्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई। क्यों? क्योंकि ई कोलाई जो है ये ईजिली ग्रो कर सकता है लेबोरेटरी में। है ना, न्यूट्रिएंट मीडियम दे के हम ई कोलाई को ईजिली लैब में ग्रो करवा सकते हैं। उसके साथ साथ जो ई कोलाई होता है उसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, 20 मिनट्स का है। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, वो हमें बहुत ईजिली ई कोलाई से मिल सकती है। उसके अलावा जो नॉर्मल इकोलाई है, दैट इज़ नॉट, यू कैन से, रेजिस्टेंट टू एनी एंटीबायोटिक। है ना, नॉर्मल इकोलाई जो है किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं रखता, तो इसीलिए इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रकार के जीन के एक्सप्रेशन को जानने के लिए, जो मैंने आपको सेलेक्टेबल मार्कर वाले कॉन्सेप्ट में समझाया भी था प्रीवियस क्लासेस में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट। है ना, कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब कि होस्ट को हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि वो ईजिली जो डीएनए है उसका अपटेक कर ले। अब जो डीएनए होता है वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक वर्ड का मतलब हो गया, हाइड्रो मतलब वाटर एंड फिलिक मतलब लविंग। दैट मीन्स जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। लेकिन वहीं पे जो बैक्टीरियल सेल है या जो हमारा होस्ट सेल है, उसके जो मेम्ब्रेन होते हैं, उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है। राइट, ये जो आपका ये वाला पोर्शन होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो टेल है, ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है। यस और नो। तो एज अ होल हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक है एंड दैट विल नॉट अलाउ द डीएनए टू इंटर इनसाइड द सेल ईजिली। जो हमारा होस्ट का सेल मेम्ब्रेन है वो डीएनए को एंटर करने नहीं देगा। यस और नो। क्यों नहीं एंटर करने देगा डायरेक्टली? बिकॉज डीएनए इज हाइड्रोफिलिक। है ना, एंड इट कैन नॉट डायरेक्टली इंटर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आखिर में हम लोग डीएनए को सेल के अंदर एंटर कराने के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर वी कैन यूज़ अ डाईवैलेंट कैटायन। है ना, डाईवैलेंट मतलब दो जिसकी वैलेंसी हो, 2 हो वैलेंसी, और कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन। यहाँ पे हम लोग कैल्शियम यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम जो है ये क्या करता है, डाईवैलेंट कैटायन जो है वो इंक्रीज कर देता है क्या चीज़, परमीबिलिटी को।
है ना, परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। किसके परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है? जो आपका डीएनए है उसके अंदर जाने के परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। अंडरस्टूड और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट? डीएनए के पास निगेटिव चार्ज है और कैल्शियम क्लोराइड के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। यस और नो? तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और जो हमारा होस्ट सेल है उसके बीच में जो निगेटिव चार्ज रिपल्सन है, व्हाट आई एम सेइंग, कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और जो होस्ट है उसके बीच में हो रहा निगेटिव चार्ज रिपल्सन को रिड्यूस करता है, न्यूट्रलाइज करता है। कौन? कैल्शियम क्लोराइड। जिसकी वजह से क्या होती है कि परमिबिलिटी जो है डीएनए अपटेक की वो इंक्रीज हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? यस और नो? तो कैल्शियम क्लोराइड एक्चुअली हेल्प करता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इट कैन ईजिली बाइंड विद द होस्ट सेल ई कोलाई और उसकी इफिशियंसी जो है अपटेक की वो इंक्रीज हो सके। इज दिस क्लियर? अब इसके लिए हम लोग आगे क्या स्टेप करेंगे? एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं हीट शॉक मेथड या हीट शॉक ट्रीटमेंट। अब हीट शॉक मेथड एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं फॉरेन डीएनए को, जैसे कि प्लाज्मिड डीएनए हो सकता है किसमें? बैक्टीरिया के अंदर, जैसे कि मोस्टली ई कोलाई, जैसा मैंने बताया है कि नहीं आपको? जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरिया नॉर्मली डू नॉट अलाउ द फॉरेन डीएनए टू इंटर इजीली बिकॉज देयर सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, दैट इज बेसिकली लिपिड बाइलेयर इन नेचर। यस और नो? तो अब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, पहले तो मैंने बताया कि कैल्शियम क्लोराइड के साथ उसको ट्रीट करेंगे, है ना, कोल्ड टेम्परेचर पे। कितने टेम्परेचर पे ट्रीट करेंगे? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे पहले हम लोग उसको कोल्ड या आइस के ऊपर यू कैन से ट्रीट करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो डीएनए है इट कैन ईजिली बाइंड विद द ई कोलाई, पहले वो हो सके, है ना। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, उसके बाद से वी विल सडनली रेज द टेम्परेचर। हम लोग क्या करेंगे? उसको हीट शॉक देंगे। हीट शॉक देने का क्या मतलब हो गया कि जैसे 42 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों ने हीट शॉक दिया तो जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें जो पोर्स हैं उसके साइज इंक्रीज हो जाएंगे। हीट शॉक देने से 42 डिग्री सेल्सियस का जो हीटिंग है उसको करने से कितने देर तक कर रहे हैं हम लोग? 30 to 60 सेकेंड के लिए कर रहे हैं। हीट शॉक हम कितनी देर के लिए दे रहे हैं? बहुत टेम्प्रोरी, बहुत कम समय के लिए दे रहे हैं, 30 से 60 सेकेंड के लिए ही दे रहे हैं। हीट शॉक देने से क्या होगा? जो बैक्टीरिया का सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। परमिबिलिटी इंक्रीज होने की क्या मतलब हो गया कि उसमें टेम्प्रोरी पोर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, है ना, वो इंक्रीज हो जाएंगे साइज में। अगर पोर्स जो है वो साइज में इंक्रीज हो गए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे जो है इनके पोर्स हैं, है ना, ये साइज में क्या हो गए? दे इंक्रीजेज इन साइज। तो अगर पोर्स इंक्रीज हो गया साइज में तो डीएनए कैन इजिली इंटर इनसाइड द सेल। डीएनए जो है वो आसानी से सेल के अंदर एंटर कर सकता है एंड वंस द डीएनए एंटर्स इनसाइड द सेल, उसके बाद से फिर से हम लोग उसको कोल्ड या आइस के ऊपर रखेंगे। कोल्ड या आइस पे रखने से क्या होगा? ये जो ट्रांजिएंट पोर क्रिएट हुए थे बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये पोर्स जो है ये बंद हो जाएगा एंड जब पोर्स बंद हो जाएगा इसका मतलब साफ है कि जो हमारा यू कैन से होस्ट सेल है उसके अंदर अब डीएनए ऑलरेडी आ चुका है। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात? तो सबसे पहले हम लोग उसको कोल्ड में रखेंगे, है ना, ताकि एक पहले मेम्ब्रेन जो है वो स्टेबलाइज हो सके। उसके बाद हम लोग हीट शॉक देंगे ताकि टेम्प्रोरी जो पोर्स हैं उनकी साइज इंक्रीज हो सके, परमिबिलिटी जो है मेम्ब्रेन का वो बढ़ सके, ताकि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो सेल के अंदर जा सके। एंड वंस द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंटर्स इनसाइड द सेल वी विल पुट इट ऑन द कोल्ड और यू कैन से आइस। हम लोग देख तो नहीं रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया कि नहीं, है ना, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, सक्सेसफुल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर हम लोग उसको कोल्ड या आइस पे रखेंगे ताकि ये जो ट्रांजिएंट पोर्स क्रिएट हुए हैं ये बंद हो सके। अंडरस्टूड और नॉट? तो सपोज देखिए, सपोज अगर हमारा ये जो है क्या बोलते हैं, जैसे मान लो अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने लिया है, GOI मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो टेट्रासाइक्लिन के लिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन लिया है ना। क्या लिया हम लोगों ने? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन लिया है एज जीन ऑफ इंटरेस्ट। और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा होस्ट के अंदर चला गया, ई कोलाई के अंदर चला गया, तो ई कोलाई जो है इट विल बिकम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट,
है ना। ई कोलाई जो है वो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर अब हम लोग ई कोलाई को एक मीडियम में ग्रो करेंगे जिसमें एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट होगा, तो ई कोलाई कैन ईजिली ग्रो नाउ। जो हमारा ई कोलाई है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, इट कैन ईजिली ग्रो इन द टेट्रासाइक्लिन कॉन्टेनिंग मीडियम। वाई? बिकॉज इट हैज़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जिसकी वजह से अब ये ग्रो कर सकता है टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम के ऊपर। अंडरस्टूड? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? इसको ईजिली आप कैसे समझ सकते हो? आप ये समझो कि जो बैक्टीरिया का सेल है, इट इज़ अ हाउस विथ क्लोज्ड डोर। बैक्टीरिया का सेल जो है वो एक घर है जिसके दरवाजे बंद हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो डोर को लूज कर सकता है। हीट शॉक मेथड जो है ये क्विकली ओपन करेगा डोर को। और डीएनए जो है, इट इज़ एक्चुअली द गेस्ट, है ना। डीएनए जो है इट इज़ एक्चुअली द गेस्ट एंड द गेस्ट कैन ईजिली एंटर थ्रू द डोर। गेस्ट ईजिली एंटर कैसे कर सकता है डोर में? डोर के थ्रू वो कैसे एंटर कर सकता है घर में? कैसे? क्योंकि हीट शॉक इज क्विकली ओपनिंग द डोर। सो द डीएनए बीइंग अ गेस्ट, इट कैन ईजिली एंटर थ्रू द डोर इनटू द हाउस। एंड आइस जो है, जब हम लोग उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो जो डोर है वो क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर जो हमारा गेस्ट है यानी डीएनए, उसका एंट्री हो चुका है, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा जा चुका है। एंड द बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। ये बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? उसको बोल देंगे हम ट्रांसफॉर्मेंट। समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद से हम लोग और टेक्निक्स पढ़ते हैं जो वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र होता है या डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र होता है। अब उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं? बताइए, उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं? एक मेथड हम लोग देख सकते हैं बेसिकली आपका माइक्रो इंजेक्शन, है ना। एक मेथड हम लोग क्या देख सकते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में क्या हो रहा है? ये जनरली हम एनिमल सेल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन वी आर डूइंग बेसिकली फॉर द एनिमल सेल। अब माइक्रो इंजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? जो हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना। अब ये जो सेल है इसको हम लोग क्या करते हैं? पोजीशन में होल्ड करते हैं, एक जगह होल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सक्शन थ्रू अ पिपेट। सेल को हम लोग होल्ड करते हैं ताकि सेल मूव नहीं कर सके। अंडरस्टूड? अब सेल जो है मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या किया है? एक जगह पर होल्ड किया है, पोजीशन से होल्ड किया है। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे या तो माइक्रो निडल या तो माइक्रो पिपेट, और इसके अंदर हम लोग अपना फॉरेन डीएनए जो है इंसर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉरेन डीएनए जो है ये प्रेजेंट है माइक्रो निडल में या माइक्रो पिपेट में, और ये फॉरेन डीएनए को माइक्रोस्कोप की मदद से हम सेल के न्यूक्लियस के अंदर डालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेल के न्यूक्लियस के अंदर डालेंगे। आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा होगा ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें हम लोग स्पर्म को oocyte के साइटोप्लाज्म में डालते हैं, है कि नहीं? आपने पढ़ा होगा ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो वो भी कहीं ना कहीं माइक्रो इंजेक्शन से मिलता जुलता ही टेक्निक है। इज दिस क्लियर? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? ईदर बाय यूजिंग माइक्रो निडल और माइक्रो पिपेट, जो फॉरेन डीएनए है यानी जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इट कैन बी इंसर्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। व्हाई इन द न्यूक्लियस ओनली? क्योंकि न्यूक्लियस में ही हमारा मेन क्रोमोसोम है। और अगर हम लोग ऐसे ही सेल के अंदर फॉरेन डीएनए डाल देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैंने पहले भी बताया है कि वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा जो फॉरेन डीएनए है, वो न्यूक्लियस के अंदर ना जाए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही मेन क्रोमोसोम है। सो व्हेन द फॉरेन डीएनए enters in the nucleus, it will integrate with the main chromosome, एंड देन ओनली जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका कॉपी बनेगा, उसका एक्सप्रेशन होगा, और तभी जो है वो प्रोडक्ट बन सकता है। तो माइक्रो इंजेक्शन बेसिकली किसके लिए किया जा रहा है? एनिमल सेल के लिए किया जा रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है कि एनिमल सेल के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक किया जा रहा है। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था चैम्बरलेन। ये आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको समझा देती हूँ। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था चैम्बरलेन। उन्होंने एक जो माइस थे, है ना, माइस जो थे, हु वाज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, और वो डिसऑर्डर जो था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से सिमिलर था, उन माइस को क्योर किया था इस प्रोसेस के थ्रू, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, है ना। चैम्बरलिन ने क्या किया था? ही वॉज कैपेबल ऑफ क्योरिंग द माइस
who were actually suffering from neuromuscular disorder which was similar to muscular dystrophy. Understood? और ये प्रोसेस किस में कॉमन है? एनिमल सेल में कॉमन है. ये चैम्बरलिन वाला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, बस नॉलेज के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताया. इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट प्रोसेस है जो एनसीईआरटी नहीं लिख रही है, दैट इज़ इलेक्ट्रोपोरेशन. इलेक्ट्रोपोरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉरेन डीएनए को सेल के अंदर यू कैन से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बाय गिविंग देम ब्रीफ या थोड़े समय के लिए इलेक्ट्रिक शॉक, है ना. सेल को हम लोग क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, ब्रीफ इलेक्ट्रिक शॉक आप बोल सकते हो, है ना. ब्रीफ इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं. इसमें क्या, ये किस में हो सकता है इलेक्ट्रोपोरेशन? ये बैक्टीरिया में हो सकता है ना. प्लांट से में हो सकता है, एनिमल सेल में हो सकता है, इवन ह्यूमन सेल्स में भी हो सकता है रिसर्च के लिए. तो इसमें क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पल्स देते हैं सेल्स को, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं सेल्स को. शॉक देने की वजह से क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन में टेम्प्रोरी पोर्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, है ना. सेल मेम्ब्रेन में जो आपका पोर्स है वो क्रिएट हो जाएगा. ट्रांजिएंट मतलब टेम्प्रोरी पोर्स विल बी क्रिएटेड. उनके पोर के जो साइज़ हैं वो बढ़ जाएंगे, और ऑब्वियसली जब पोर के साइज़ जब बढ़ जाएंगे तो डीएनए जो है वो ईजिली एंटर कर जाएगा सेल के अंदर. जैसे मान लो ये सेल है, इसके अंदर डीएनए ईजिली एंटर कर गया. क्यों? क्योंकि जो टेम्प्रोरी पोर्स हैं वो क्रिएट हो गए हैं सेल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से डीएनए ईजिली एंटर कर जाएगा थ्रू दीज पोर्स, है ना. और जब डीएनए एंटर कर जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रिक शॉक देना है वो हम लोग बंद कर देंगे, पल्स जो है वो स्टॉप हो जाएगा. और उसके वजह से क्या हो जाएगा? जब इलेक्ट्रिक शॉक देना बंद करेंगे तो वो जो पोर्स क्रिएट हुआ था वो बंद हो जाएगा. पोर्स बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली डीएनए जो है वो सेल के अंदर जा चुका है, यस और नो. तो उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोपोरेशन. इज दिस क्लियर और नॉट? उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोपोरेशन. नेक्स्ट टेक्निक जो है जीन गन कहलाती है, बहुत पॉपुलर टेक्निक है. इसको बायोलिस्टिक या पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट मेथड भी बोलते हैं, और ये हम लोग प्लांट सेल के लिए करते हैं. आपको याद रखना होगा ये प्लांट के लिए करते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा हम प्लांट के लिए ही करें, एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं. जैसे जीन गन इज़ एक्चुअली यूज्ड इन ह्यूमन्स ऑल्सो टू ट्रीट ओरल कैंसर, बट तुम्हारा एनसीईआरटी लिख रहा है कि इट इज़ जनरली डन फॉर प्लांट सेल, तो आपको वो चीज़ मानना पड़ेगा. समझ में आया कि नहीं? और जो माइक्रो इंजेक्शन है वो हम किसके लिए कर रहे हैं? एनिमल सेल के लिए कर रहे हैं. इज दिस क्लियर? यूजुअली माइक्रो इंजेक्शन हम एनिमल सेल के लिए कर रहे हैं. माइक्रो इंजेक्शन हम प्लांट्स के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स में रिजिड सेल वॉल होता है. तो सेल वॉल के थ्रू माइक्रो इंजेक्शन करना आसान नहीं होगा, इजी नहीं होगा. इसीलिए जनरली माइक्रो इंजेक्शन जो है वी डू नॉट डू फॉर द प्लांट सेल. प्लांट सेल के लिए जो बेहतर मेथड है वो है जीन गन या बायोलिस्टिक, या इसको हम पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड बोलते हैं. अब इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं? फॉरेन जीन को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. किसमें? यू कैन से होस्ट सेल के न्यूक्लियस में, होस्ट सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली. कैसे? शूट करके, है ना. एक गन जैसे शूट करता है ना, तो वैसे हम लोग शूट करेंगे. कैसे शूट करेंगे? डीएनए, देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए. जीन इज ट्रांसफर्ड इनटू प्लांट सेल अलॉन्ग विथ प्रोजेक्टाइल्स या बुलेट्स. अब इसमें जीन गन जो है, जीन गन एक डिवाइस है ना, जो शूट करेगा किसको? माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल्स को. कौन से मेटल पार्टिकल्स होंगे? गोल्ड या टंगस्टन के मेटल पार्टिकल्स होंगे, उसको शूट करेगा. और ये जो मेटल्स होंगे गोल्ड और टंगस्टन के, दे आर कोटेड विद डिजायरेबल डीएनए. जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, दैट विल बी एक्चुअली अटैच टू द गोल्ड एंड टंगस्टन. समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लीजिए ये गोल्ड या टंगस्टन है जो कि एज अ बुलेट यूज़ हो रहा है ना. गोल्ड या टंगस्टन कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं? एज अ बुलेट. और इसके ऊपर क्या अटैच्ड है? ये गोल्ड और टंगस्टन के ऊपर क्या अटैच्ड है? ये अटैच्ड है हमारा डीएनए. ये क्या हो गया? दिस इज़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ एक्चुअली अटैच्ड ऑन द गोल्ड और यू कैन से टंगस्टन. समझ में आ रहा है कि नहीं? गोल्ड या टंगस्टन किसके ऊपर अटैच्ड है? अरे गोल्ड और टंगस्टन के ऊपर क्या अटैच्ड है? तो हमारा फॉरेन जीन या यू कैन से जीन ऑफ इंटरेस्ट या रिकॉम्बिनेंट डीएनए अटैच्ड है. समझ में आ रहा है कि नहीं? गोल्ड और टंगस्टन के ऊपर. यस, क्यों? क्योंकि देखो गोल्ड और टंगस्टन जो है दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, वहीं पे जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है. तो डीएनए कैन ईजिली अटैच ऑन द सर्फेस ऑफ द गोल्ड एंड टंगस्टन. और जब हम लोग डीएनए को अटैच कर लेंगे गोल्ड या टंगस्टन के सर्फेस के ऊपर, और तब ये गोल्ड और टंगस्टन को हम एज अ बुलेट यूज़ करेंगे.
है ना, एज अ बुलेट यूज़ करके क्या कर देंगे, हम लोग हीलियम गैस का प्रेशर यूज़ करेंगे, हाई प्रेशर, और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, एक मशीन का इस्तेमाल करेंगे, और मशीन से हम लोग क्या करेंगे, बुलेट को चलाएंगे, और ऐसा चलाएंगे कि वो बुलेट जो है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाकर क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। यस और नो, आप समझ पा रहे हो कि नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ हम लोग अपने डिज़ायरेबल जीन को, हम अपने डिज़ायरेबल डीएनए को अटैच कर दे रहे हैं, और गोल्ड और टंगस्टन एज अ बुलेट यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। और बुलेट की तरह यूज़ करके हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि मशीन एक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हाई प्रेशर शॉट की तरह वो मशीन से हम लोग बुलेट को शॉर्ट कर दे रहे हैं, और वो बुलेट कहाँ पर जा रहा है, वो सेल के न्यूक्लियस में जाकर इंसर्ट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे सेल कौन है, प्लांट का सेल है या एनिमल का सेल है, तो आप आंसर करोगे कि प्लांट का सेल है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर और नॉट, समझ में आया कि नहीं। सेल के अंदर जाने के बाद जो हमारा डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इट विल सेपरेट फ्रॉम दीज पार्टिकल्स, है ना, और इट विल इंटीग्रेट इनसाइड द होस्ट जीनोम। ये जो हमारा फॉरेन डीएनए है वो गोल्ड और टंगस्टन से सेपरेट हो जाएगा, और जो हमारा होस्ट है उसके जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, और आगे की जो प्रोसेस हैं वो होंगे। इज दिस क्लियर। अपने आप को वो एक्सप्रेस करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। तो सिंपल एक लाइन में आपको क्या समझना है, जीन गन में डीएनए इज कोटेड, है ना, on the gold particle or tungsten particle, and it is shot into the plant cell using high pressure. Is this clear? इसको बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। इट इज़ सुइटेबल फॉर प्लांट सेल, है ना। इसकी हाई इफिशिएंसी है, मोनोकॉट्स में, मोनोकॉटिलिडेंस में ये ज़्यादा यू कैन से यूज़ करते हैं। नाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि वाई गोल्ड एंड टंगस्टन। तो भाई एक रीज़न तो ये है, गोल्ड एंड टंगस्टन दे आर पॉजिटिव चार्ज, डीएनए इज नेगेटिव चार्ज, सो दैट इट कैन ईजिली अटैच ऑन द सर्फेस ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन। डीएनए इजीली अटैच हो सकता है इसके सरफेस के साथ। उसके अलावा गोल्ड एंड टंगस्टन दे आर वेरी डेंस, है ना, और डेंस होने की वजह से दे कैन ईजिली पेनिट्रेट द सेल वॉल, है ना, एंड द सेल मेम्ब्रेन ईजिली, एंड दे कैन इंटर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल। यस, उसके अलावा ये जो गोल्ड और टंगस्टन होते हैं, दे आर केमिकली इनर्ट, है ना। केमिकली इनर्ट का मतलब क्या हो गया, दे विल नॉट रिएक्ट विद द डीएनए और द सेल कंपोनेंट्स। वो डीएनए के साथ या सेल के कंपोनेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो हमारा डीएनए जो है वो सेफ रहेगा, है ना। गोल्ड जो है वो बहुत कम टॉक्सिक है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है जल्दी। तो ये सब फायदे हैं इस प्रोसेस के, दैट इज़ वाई वी आर एक्चुअली यूजिंग गोल्ड एंड टंगस्टन। समझ में आ गया वाई वी आर यूजिंग दिस। उसके बाद से एक और टॉपिक, एक और यूज़ कर सकते हैं हम लोग एज अ वेक्टर, जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। एक छोटा सा वीडियो उस पर अपलोड भी किया है मैंने, आप जाकर देख सकते हो। डिसार्म्ड पैथोजन या डिसार्म्ड वेक्टर का। डिसार्म्ड वेक्टर जो है वो प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल में भी यूज़ कर सकते हैं ना। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। प्लांट्स में वी कैन यूज़ एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस, एंड एनिमल्स में वी कैन यूज़ रेट्रोवायरस, है ना। एग्रोबैक्टीरियम को हम लोग नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं प्लांट्स में, और रेट्रोवायरस को हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं एनिमल्स में। एग्रोबैक्टीरियम को हम लोग कैसे यूज़ कर रहे थे, मैंने बताया था कि इसके पास एक प्लाज्मिड होता है। इस प्लाज्मिड का क्या नाम बताया था आपको, इसको बताया था ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। उस प्लाज्मिड में एक रीजन हुआ करता है जिसको बोलते हैं हम टीडीएनए। टीडीएनए मतलब ट्रांसफर्ड डीएनए, और यही जो टीडीएनए है ये पैथोजेनिक है ना, डिजीज कॉजिंग जीन्स इसमें प्रेजेंट है। और जब ये आपका यू कैन से एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस प्लांट के लीव्स के थ्रू एंटर करता था प्लांट के अंदर, तो क्या हो रहा था, ये अपना जो टीडीएनए है, टीडीएनए प्लांट सेल के अंदर टीआई प्लाज्मिड से सेपरेट हो जा रहा था, और टीडीएनए जो है वो प्लांट सेल के मेन क्रोमोसोम के साथ जाकर इंटीग्रेट हो जा रहा था, और वहाँ पे एक बीमारी कॉज कर रहा था प्लांट्स में। कौन सा बीमारी, क्राउन गॉल डिजीज, है ना। ट्यूमर कॉज कर दे रहा था, कैंसर कर दे रहा था प्लांट्स में, जिसको प्लांट ट्यूमर के नाम से भी हम जानते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया, उसका जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिमूव कर दिया। जो टीडीएनए है विच वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनिसिटी, उसको उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने रिमूव कर दिया। और यहाँ पर जो है ये क्या कर दिया, यहाँ पे साइंटिस्ट ने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया,
है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया। तो अब एक्रोबैक्टीरियम जब नेचुरली प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो अब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने आप जो है यहाँ से टूट कर, यहाँ से हट कर, सेपरेट होकर मेन जीनोम के साथ जाकर इंटीग्रेट हो जाएगा और अब अपना जीन एक्सप्रेशन करके प्रोडक्ट बनाएगा जो कि यूज़फुल होगा मैन काइंड के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो इस तरह से हम लोगों ने उसके पैथोजेनिक इफेक्ट को हटा दिया, जिसको हम बोलते हैं डिसार्म करना। डिसार्म मतलब उसके पैथोजेनिक इफेक्ट को रिमूव कर देना। सेम थिंग वाज डन विद द एनिमल्स ऑल्सो। एनिमल्स में रेट्रोवायरसेस का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, ये जो रेट्रोवायरस है ये नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कैंसरस सेल्स में। लेकिन रेट्रोवायरस का ये जो पैथोजेनिक इफेक्ट था, जिसमें जो जीन्स थे रिस्पॉन्सिबल कैंसरस सेल्स को बनाने के लिए, उस जीन्स को हमने नॉक आउट कर दिया। नॉक आउट करने का मतलब होता है डिलीट कर देना, और उस जीन को, जो जीन कैंसर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उस जीन के अंदर हम लोगों ने उस जीन को रिमूव करके वहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने की वजह से क्या हुआ, वो डिसार्म हो गया, उसका पैथोजेनिक इफेक्ट रिमूव हो गया। यस और नो? और वो जब सेल के अंदर जाएगा तो अब यूज़फुल जो प्रोडक्ट है वो बना देगा। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में प्रीवियस क्लास में वीडियो अपलोड किया है। अगर आपको नॉलेज लेना है तो जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं, ठीक है, और चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब host which is actually capable of uptake of the DNA for transformation with recombinant DNA. Since DNA is a hydrophilic molecule, अभी बताया आपको water loving है, it cannot pass through the cell membrane. Why? Because cell membrane जो है वो lipid bilayer है और वो hydrophilic molecule को पास करवाने नहीं देगा. In order to force bacteria to take up the plasmid, plasmid में क्या है आपका recombinant DNA हमारा है ना, प्लाज्मिड इज यूज्ड एज अ जीन टैक्सी, एज अ वेक्टर। द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट, उसको हम काबिल बनाएंगे, उसको कैपेबल बनाएंगे टू टेक अप द DNA. दिस इज डन बाई ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाईवैलेंट कैटायन। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से DNA बाइंडिंग जो है, DNA की जो बाइंडिंग है होस्ट सेल के साथ वो इंक्रीज हो जाती है। यस और नो? अब यहाँ पे सच एज कैल्शियम देखो लिखा भी है, विच इंक्रीजेज द इफिशियंसी विथ विच DNA एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन द सेल वॉल। बता दिया आपको। recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice. सबसे पहले आइस पे रखेंगे, है ना, पहले आइस पे रखेंगे ताकि मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो सके। फिर हम 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट शॉक देंगे 30 सेकेंड के लिए, और फिर से हम लोग उसको आइस पे रखेंगे। हीट शॉक देने से पोर साइज जो है वो बढ़ जाएगा, DNA सेल के अंदर चला जाएगा। फिर से आइस पे रखेंगे तो पोर का जो साइज़ है वो डिक्रीज हो जाएगा, पोर्स बंद हो जाएंगे और जो सेल है वो DNA अपटेक कर चुका रहेगा। फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस, जिसको हीट शॉक बोल रहे हैं, एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन द आइस। दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट DNA। ये मैंने आपको ईजिली समझा दिया है। This is not the only way to introduce alien DNA, that is foreign DNA, into the host cell. In the method known as micro injection, जो किसके लिए बेसिकली कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए। रिकॉम्बिनेंट DNA इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस। क्यों न्यूक्लियस में करेंगे? ऑफ एन एनिमल सेल। क्यों न्यूक्लियस में करेंगे? क्योंकि न्यूक्लियस में ही हमारा मेन क्रोमोजोम है, एंड वी वांट कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मेन क्रोमोजोम के साथ जाकर इंटीग्रेट हो, तभी जाकर जीन क्लोनिंग होगी और हमारे जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। In another method suitable for plants, plants के लिए क्या suitable है? Cells are bombarded with high velocity microparticle of gold or tungsten. Why gold and tungsten? I have already explained it to you. And gold और tungsten they are coated with DNA, है ना। इसको हम as a bullet यूज़ कर रहे हैं, gold और tungsten को हम क्या यूज़ कर रहे हैं? As a bullet, और उसी के ऊपर हमारा DNA जो है वो coated है, नोन एज बायोलिस्टिक और जीन गन। और ये बायोलिस्टिक या जीन गन हम किस में कर रहे हैं? प्लांट्स में। माइक्रो इंजेक्शन हम किस में कर रहे हैं? एनिमल्स में। तो ये सब चीज़ें आपको बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड द लास्ट मेथड, लेकिन क्या सिर्फ प्लांट्स में कर रहे हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो द आंसर शुड बी फॉल्स, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग प्लांट्स में कर रहे हैं, एनिमल्स में भी कर रहे हैं। इज दिस क्लियर?
समझ में आया? एनिमल्स में भी बायोलिस्टिक या जीन गन का मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमंस में इसको यूज़ किया गया है ओरल कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। एंड द लास्ट मेथड यूजेस डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर्स, जिसमें एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस प्लांट्स में नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है और रेट्रोवायरस एनिमल में नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। येस और नो? ये सब मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया। विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, तो उसको हमने ऐसे डिसार्म किया है कि अब उसका जो पैथोजेनिक इफेक्ट है वो रिमूव हो जाए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए इजीली होस्ट के अंदर चला जाए। नाउ दैट वी हैव लर्नड अबाउट द टूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेट्स डिस्कस द प्रोसेस फैसिलिटेटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और ये जो प्रोसेसेस हैं, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट के थ्रू ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी, है ना, और बेहतर करने की एक उम्मीद जगेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कि है ना कि यू कैन से you can write everything in the comment box. If you are facing any issues also, then also you can write. Thank you so much. We'll meet you in the next class.